हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूँ दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, सामान्य विज्ञान की कड़ी चल रही है जिसमें आपको एसएससी से लेकर बीएड तक के सभी एग्जाम्स की तैयारी दोस्तों करवाई जा रही है। चाहे वो आपका रेलवे हो, यूपीएससी हो, स्टेट लेवल एग्ज़ाम कोई भी हो, उससे संबंधित दोस्तों आपको टॉपिक वाइज सिलेबस करवाया जा रहा है। जिसमें आपको रसायन विज्ञान का विषय दोस्तों उसका टॉपिक करवाएंगे। टॉपिक का नाम होगा रासायनिक पर्यावरण। एक ऐसा टॉपिक दोस्तों जिससे बार बार जो है एग्जाम्स में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको वही क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, आप एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा, वीडियो अंत तक देखिए। और ये दोस्तों सामान्य विज्ञान की कड़ी का पार्ट नंबर 16 होगा। तो आइए दोस्तों शुरू करें। पहला है, वायु में नाइट्रोजन गैस के लिए प्रतिस्थापित निष्क्रिय गैस कौन सी है जिसका प्रयोग गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा किया जाता है। वायु में नाइट्रोजन गैस के लिए प्रतिस्थापित निष्क्रिय गैस कौन सी है जिसका प्रयोग जो है गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा किया जाता है। तो ये दोस्तों याद रखिए, क्रिप्टेन। ऑप्शन दूसरा दोस्तों, इस गैस का नाम है ऑप्शन दूसरा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण होगा। अब एक भी क्वेश्चन जो है मिस मत कीजिएगा। अगला, विज्ञापन साइन बोर्डों और सजावटी बत्तियों में आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है। विज्ञापन साइन बोर्डों और सजावटी बत्तियों में आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है दोस्तों। तो ये दोस्तों नियोन नियोन गैस है। ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक आमतौर पर वायु प्रदूषक नहीं है। तो ये नहीं है दोस्तों हाइड्रोकार्बन। दोस्तों एक आमतौर पर वायु प्रदूषक नहीं है। ऑप्शन फोर्थ दोस्तों इसका जवाब होगा। देखते हैं अगला, कि कार्बनिक अपशिष्ट को वायु की मौजूदगी में अपघटित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। कार्बनिक अपशिष्ट को वायु की मौजूदगी में अपघटित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है दोस्तों भस्मीकरण। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, कि 5% जल वाले एथेनॉल को क्या कहते हैं। 5% जल वाले एथेनॉल को क्या कहते हैं। तो ये कहते हैं दोस्तों परिशुद्ध अल्कोहल इसको कहा जाता है। ऑप्शन दूसरा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन अधिकतर कहाँ इस्तेमाल होते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन अधिकतर कहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो ये होते हैं दोस्तों रेफ्रिजरेटरों में। ऑप्शन फोर्थ इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण होगा, आप वीडियो के साथ जो है अंत तक जुड़े रहिएगा। अगला, निम्न में से विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण कौन सा है। विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण कौन सा इनमें से। तो ये है दोस्तों फ्यूरोन। ऑप्शन फोर दोस्तों। अगला देखते हैं, कि सीमा पार प्रदूषण या अम्ल वर्षा का कारण क्या है। सीमा पार प्रदूषण या अम्ल वर्षा का कारण क्या है दोस्तों।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में आता है। तो इसका कारण है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोस्तों, ऑप्शन दूसरा। ठीक है, अगला देखिए कि ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है। ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है। तो ये होता है दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किस ऑटोमोबाइल के रेचन से कैंसर हो सकता है। निम्नलिखित में से किस ऑटोमोबाइल के रेचन से कैंसर हो सकता है। तो ये हो सकता है दोस्तों शीशा के रेचन से, ऑप्शन तीसरा दोस्तों इसका जवाब होगा। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, ऑप्शन तीसरा दोस्तों। अगला है कि C6H14 का अगला उत्सर्जक क्या होगा। C6H12 का अगला उत्सर्जक क्या होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बता दें आपको दोस्तों, ये होता है C2H2N+N दोस्तों, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कोई भी संख्या हो, मान लीजिए यहाँ पर 6 है, तो 6 गुना 2 प्लस में 2 दोस्तों, तो यहाँ पर 14 आ गया। ठीक है, तो अगला है 7, 7 में अगर 2 गुना करेंगे प्लस में 2 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 16 आएगा। तो 16 इनमें कौन सा है, ऑप्शन 4 दोस्तों। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, C के नीचे आएगा N और H2N+N दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। तो अगला है कि रेफ्रिजरेटर में शीतलन किसके द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। किया जाता है रेफ्रिजरेटर में शीतलन किसके द्वारा। तो ये किया जाता है दोस्तों एक वाष्पशील द्रव के वाष्पित होने से सर्जित किया जाता है, ऑप्शन दूसरा दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ही पृथ्वी तथा उसमें उपस्थित वस्तुएं गर्म रहती हैं। निम्न में से किसको रंगाई में स्थापक के तौर पर प्रयोग किया जाता है। किसको जो है रंगाई में स्थापक के तौर पर प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है दोस्तों क्रोमियम लवण को जो है, ऑप्शन पहला दोस्तों उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला कि पर्यावरण में पौधागर प्रभाव किसकी वृद्धि के कारण होता है। पर्यावरण में पौधागर प्रभाव किसकी वृद्धि के कारण होता है। तो आप सबको पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि के कारण होता है दोस्तों, ये ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा। ठीक है, चलते हैं अगले पर। पेयजल में रोगाणुनाशी के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। पेयजल में रोगाणुनाशी के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है दोस्तों, आप सबको पता होना चाहिए, क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ऑप्शन फोर्थ। देखते हैं अगला कि भोपाल में गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी। बार बार पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों एसएससी एग्जाम्स में। भोपाल में गैस त्रासदी जो है वो मेथाइल आइसोसाइनाइट गैस के कारण घटी थी दोस्तों, ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा। अगला देखते हैं
कि जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है? जल में कठोरता जो है किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है? तो ये आ जाती है दोस्तों कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण जो है जल में कठोरता आ जाती है। ऑप्शन तीसरा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले पर। ये बड़े नगरों में वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण जो है क्या है? तो बड़े नगरों में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है दोस्तों ये है निलंबित कण। ऑप्शन दूसरा दोस्तों, इसका मुख्य कारण है वायु प्रदूषण का चलते हैं अगले पर। ये कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? वायुमंडल का अंग कौन सी गैस नहीं है दोस्तों? हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन भी है और हीलियम भी है, लेकिन क्लोरीन जो है दोस्तों ये गैस नहीं है। ऑप्शन तीसरा दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला देखिए। अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग किस कोटि में आते हैं? जो अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग होते हैं वो दोस्तों आप सबको पता होगा लाल रंग के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन दूसरा दोस्तों। अगला देखिए कि निम्न में से कौन प्रदूषण नहीं फैलाता? निम्न में से कौन जो है प्रदूषण नहीं फैलाता है? तो ये नहीं फैलाता दोस्तों सौर ऊर्जा का प्रयोग करना प्रदूषण नहीं फैलाता है। रबड़ का जलना, पेट्रोल का जलना दोस्तों ये प्रदूषण फैलाते हैं, लेकिन जो है सौर ऊर्जा का प्रयोग करना प्रदूषण नहीं फैलाता है दोस्तों। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा। अगला देखिए कि पेयजल में अवशिष्ट क्लोरीन की अनुमत सांद्रता मिलीग्राम पर लीटर में कितनी होती है? मिलीग्राम पर लीटर जो है पेयजल में अवशिष्ट क्लोरीन की सांद्रता कितनी होती है दोस्तों? ये होती है, याद रखिए, 0.2। ऑप्शन तीसरा दोस्तों 0.2 मिलीग्राम पर मीटर इसकी ये सांद्रता होती है दोस्तों। अगला है कि समुद्र के जल का शोधन करने के लिए प्रयोग की जाने वाली भौतिक प्रणाली कौन सी है? समुद्र के जल का शोधन करने के लिए प्रयोग की जाने वाली भौतिक प्रणाली है दोस्तों ये है, याद रखिए, आसवन। ऑप्शन दूसरा दोस्तों। अगला है कि गौण प्रदूषक का उदाहरण कौन सा है? गौण प्रदूषक जो होता है वो कौन सा है? तो ये है दोस्तों PAN यानी पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट जो है वो गौण प्रदूषण के उदाहरण है। मैथेन, क्लोरीन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्राथमिक होते हैं। गौण जो होता है दोस्तों प्रोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। ऑप्शन 4 दोस्तों। देखते हैं अगला कि पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं? पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं? तो ये हटाए जाते हैं दोस्तों क्लोरीनीकरण द्वारा ये हटाए जाते हैं। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए कि जल के उपचार में फिटकरी का प्रयोग किस प्रक्रिया में मदद करने के लिए किया जाता है? जल के उपचार में फिटकरी का जो प्रयोग होता है दोस्तों किस प्रक्रिया में मदद के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों
सकंदन की प्रक्रिया के लिए। ऑप्शन दूसरा दोस्तों। अगला है कि वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा मापी जाती है। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा जो है किसके रूप में मापी जाती है? तो ये मापी जाती है दोस्तों आर्द्रता के रूप में मापी जाती है। ऑप्शन पहला दोस्तों। ठीक है। अगला है ये प्रदूषकों के रूप में फिनोलिक्स को गंदे पानी में किसकी प्रयोग करके निकाला जा सकता है? प्रदूषकों के रूप में फिनोलिक्स को गंदे पानी में से किसका प्रयोग करके निकाला जा सकता है? तो निकाला जा सकता है दोस्तों आयन विनिमय रेजिन तकनीक द्वारा निकाला जा सकता है। ऑप्शन पहला दोस्तों। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिक सांद्रता के कारण जल में क्या होता है? निम्नलिखित में से नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिक सांद्रता के कारण जल में ये होता है दोस्तों क्षारकता बढ़ती है। ऑप्शन तीसरा दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पर। जल के उपचार में चारकोल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? जल के उपचार में चारकोल का प्रयोग जो है किस रूप में किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों अधिशोषक के रूप में। ऑप्शन दूसरा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पर। औद्योगिक बहिष्प्रभाव द्वारा दिए किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्न में से किस अपतरण को उपयोगी पाया गया है? औद्योगिक बहिष्प्रभाव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्न में से किस अपतरण को उपयोगी पाया गया है? तो ये पाया गया है दोस्तों वाटर हायसिंथ को। ऑप्शन तीसरा दोस्तों। अगला देखते हैं कि जल के उपचार में ओजोन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जल के उपचार में ओजोन की प्रक्रिया को कहते हैं दोस्तों ऑप्शन फोर्थ विसंक्रमण। ऑप्शन फोर्थ दोस्तों इसका जवाब होगा। अगला देखिए ये जल का बीओडी मान बताता है। जल का बीओडी मान जो है दोस्तों क्या बताता है? ये बताता है जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा ये बताता है। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक यौगिकों से अल्कोहल के उत्पादन को क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक यौगिकों से अल्कोहल के उत्पादन को क्या कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है किण्वन। ऑप्शन फोर दोस्तों। बार बार पूछे के क्वेश्चन है एग्जाम्स में। अगला अम्ल वर्षा वायु में किसके अधिक सांद्रण के कारण होती है? अम्ल वर्षा वायु में किसके अधिक सांद्रण के कारण होती है? तो ये होती है दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण। ऑप्शन दूसरा दोस्तों। अगला है कि फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है
जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। फ्लाई ऐश जो है दोस्तों वो उत्पन्न होता है किसके द्वारा? थर्मल पावर प्लांट संयंत्र के द्वारा जो है फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक होता है। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला है कि बारी जल या हैवी वाटर से क्या अभिप्राय है? बारी जल या हैवी वाटर से क्या अभिप्राय है? कि वह जल जिसमें अधिकतम घनत्व होता है उसे क्या कहते हैं? बारी जल कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा। ठीक है। अगला, इसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबाओसा प्रयुक्त किया जाता है। इसके द्वारा जो है किसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है। तो ये किया जाता है दोस्तों कैडमियम के द्वारा। ऑप्शन तीसरा दोस्तों। अगला है, ये सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन सा है? सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ ये होता है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड को CO से डिनोट किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस है ये दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन 4 दोस्तों जिम्मेदार होती है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए। अगला है कि किसका प्रयोग करके कठोर जल और मृदु जल की पहचान की जा सकती है? किसका प्रयोग करके कठोर जल और मृदु जल की पहचान की जा सकती है? तो ये की जा सकती दोस्तों साधारण साबुन का प्रयोग करके। ऑप्शन दूसरा दोस्तों। अगला है, जल की कठोरता को सामान्य रूप से किसके संदर्भ में मापा जाता है? तो ये मापा जाता है दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट तुल्य। ऑप्शन पहला दोस्तों, जल की कठोरता को सामान्य रूप से जो है कैल्शियम कार्बोनेट तुल्य के संदर्भ में मापा जाता है, याद रखिए ऑप्शन पहला दोस्तों। अगला, भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है? भाप अंगार गैस जो है किसका मिश्रण होती है? ये होती है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला है कि निम्न में से कौन पौधागर प्रभाव पर ज़्यादा असर डालता है? जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है कौन सी जो है वस्तु या तत्व या गैस डालते हैं? तो ये डालती है दोस्तों, आप सबको पता होना चाहिए, जल वाष्प दोस्तों। ऑप्शन 4। अगला देखिए कि प्रशीतक या फ्रेओन क्या है? प्रशीतक फ्रेओन क्या है दोस्तों? तो यह दोस्तों एक डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन है। ऑप्शन दूसरा दोस्तों। प्रशीतक फ्रेओन जो है डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन है। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों।
अगला देखिए, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? तो ये हो जाता है दोस्तों, कोयला खान में जो लोग काम करते हैं उनको ब्लैक लंग रोग होने का खतरा बना रहता है। तो ऑप्शन 4 इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला, विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को क्या कहते हैं? विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को कहा जाता है दोस्तों अवशिष्ट क्लोरीन कहा जाता है इसको। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला है, कास्ट स्प्रिट क्या होती है? कास्ट स्प्रिट क्या होती है? तो ये होती है दोस्तों मैथिल एल्कोहल जो है कास्ट स्प्रिट होती है। ऑप्शन पहला दोस्तों। अगला है, पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके। पराध्वनिक जेट प्रदूषण जो है दोस्तों किसको पतला करके प्रदूषण पैदा करता है? तो ये दोस्तों O3 परत को, यानी ओजोन की परत जो होती है उसको पतला करके जो प्रदूषण पैदा करता है दोस्तों। ऑप्शन पहला O3 होती है ओजोन। और अंतिम दोस्तों इस टॉपिक का, कि तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है, तंबाकू का धुआं जो होता है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है क्योंकि तंबाकू के धुएं में जो दोस्तों वो पाया जाता है निकोटीन। ऑप्शन दूसरा दोस्तों। ठीक है, तो लीजिए दोस्तों आपकी वीडियो होती है आप पर कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, और आरएस नोट्स चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।